गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम आतंकवाद के ऐसे का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 पढ़ा था और हमने पढ़ लिया था प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन कौन कौन से हैं, उन सब के नाम हमने जाने थे पिछले लेक्चर में। अब हम आतंकवाद के कुछ नियंत्रण और उसे कंट्रोल करने के लिए कुछ जो सजेशंस हो सकते हैं उन पर बात करेंगे और इसके बाद हम इस ऐसे को कंक्लूड करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आतंकवाद के ऐसे के पार्ट 2 की। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में ट्विन टावर की घटना, ये शायद आप सभी को भी याद हो। जब भी आतंकवादी अपने किसी आतंकवादी हमले में बहुत सफल हो जाते हैं तो उनके हौसले बुलंद हो जाते हैं। ये किसी भी कार्य पे लागू होता है, चाहे कोई काम अच्छे उद्देश्य को लेकर के किया गया हो या फिर बुरे उद्देश्य को। किसी भी कार्य की पूर्णाहुति उस व्यक्ति के हौसले को बहुत बुलंद कर देती है, लेकिन जब ये किसी बुरे कार्य को लेकर के की जाती है तो ये सारे समाज को नुकसान पहुंचाती है। 13 सितंबर 2001 को भारत की संसद पर हमला हुआ। 12 अक्टूबर 2002 को बाली, जो कि इंडोनेशिया में है, वहाँ पर बम विस्फोट की घटना हुई। 16 मई 2003 को मोरक्को में, 27 फरवरी 2004 को फिलीपींस में, 11 मार्च 2004 को स्पेन की राजधानी मैड्रिड में बम विस्फोट और 1 से 3 सितंबर तक रूस में बेसलान की घटनाएं हुईं। 5 जुलाई 2005 को अयोध्या में राम मंदिर पर हमला हुआ। 7 जुलाई 2005 को मिस्र के शर्म अल शेख नाम के पर्यटक स्थल पर बम विस्फोट हुआ। लंदन में ट्यूब ट्रेनों के अंदर बम विस्फोट हुआ और 25 अगस्त सन 2007 को आंध्र प्रदेश में बम विस्फोट की घटना हुई। 26 नवंबर सन 2008, हम शायद इस तारीख को भूले नहीं होंगे, ताज होटल मुंबई में हमला। ये सब उदाहरण जिन्हें हमने अभी पढ़ा, ये इस बात को इंगित करते हैं कि आतंकवादियों की पहुंच कभी भी, कहीं भी, कैसे भी हो सकती है। इन घटनाओं से ये स्पष्ट हो गया है कि आतंकवादियों का लक्ष्य किसी सत्ता तक पहुंचना नहीं है, बल्कि विश्व समाज की शांति व्यवस्था को भंग करके विध्वंस का तांडव करना है। विध्वंस को जन्म देकर लक्ष्य की प्राप्ति ही इनके उन्मादी जोश का प्रेरणा स्रोत है। अर्थ ये हुआ कि जब भी आतंकवादी संगठन किसी भी देश में विध्वंस का तांडव करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, वो लक्ष्य की प्राप्ति का जो उन्माद होता है, वो जो उन्हें अपनी सफलता का एहसास होता है, वो ही उन्हें इतना जोश दिला देता है कि उसके बाद वो आगे से आगे और आतंकवादी घटनाएं करने के लिए प्रेरित होते हैं। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इन्हें इस्लामिक कट्टरपंथ का जामा भी पहना दिया जाता है और इनको संज्ञा क्या दी जाती है? धार्मिक लड़ाकों की, यानी धर्म के नाम को आगे कर दिया जाता है। लड़ रहे हैं लेकिन धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं। किसी ने कहा ये घटना तुमने कैसे की? आखिर क्या है तुम्हारे मन में? क्यों इतना विध्वंस करना? क्यों मानवता के ऊपर इतना आतंक फैलाना? तो धर्म, जिहाद, इसे ही जिहाद कहा जाता है। आज विश्व शांति को सर्वाधिक आघात पहुंचाने वाला इस्लामिक आतंकवाद ही है, जिसका आधार स्तंभ बना ओसामा बिन लादेन। ओसामा बिन लादेन धार्मिक कट्टरपंथियों का नेता बन के बैठा था। वस्तुतः इस्लामिक आतंकवाद का लक्ष्य विश्व स्तर पर अव्यवस्था उत्पन्न करना है। आतंकवाद के विषय पर अगर हम भारत के बारे में बात करें तो हमें जानेंगे कि स्वतंत्रता
की प्राप्ति के बाद से ही हमारा देश आतंकवाद से संघर्ष कर रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार इराक के बाद सर्वाधिक आतंकवाद की घटनाएं भारत में ही हुई हैं। भारत ने इन आतंकवादियों के इरादों को सदैव ही नाकाम किया है और बिना डरे तटस्थतापूर्वक इस समस्या से भारत लड़ रहा है। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में ट्विन टावर की घटना, ये शायद आप सभी को भी याद हो। जब भी आतंकवादी अपने किसी आतंकवादी हमले में बहुत सफल हो जाते हैं तो उनके हौसले बुलंद हो जाते हैं। ये किसी भी कार्य पे लागू होता है, चाहे कोई काम अच्छे उद्देश्य को लेकर के किया गया हो या फिर बुरे उद्देश्य को। किसी भी कार्य की पूर्णाहुति उस व्यक्ति के हौसले को बहुत बुलंद कर देती है। लेकिन जब ये किसी बुरे कार्य को लेकर के की जाती है तो ये सारे समाज को नुकसान पहुंचाती है। लश्कर-ए तैयबा ने पूरे विश्व में आतंक का जाल फैला रखा है। पाक स्वयं 37 संगठनों का प्रशिक्षण स्थल बनकर स्वयं को आतंकवाद की समस्या का विरोधी बता रहा है। वहीं से आतंकवादियों की प्रशिक्षित खेप तैयार होती है, जिन्हें कहीं भी आतंक फैलाने के लिए खुला छोड़ दिया जाता है। आतंकवाद के नियंत्रण के उपाय और सुझाव क्या क्या होने चाहिए? सवाल ये उठता है कि विश्व के लिए अस्तित्व का सवाल बन चुकी इस आतंकवाद की समस्या से कैसे निजात पाई जाए। इसके लिए ज़रूरी यह है कि विश्व का प्रत्येक राष्ट्र निस्वार्थ भाव से निपटने की जिम्मेदारी ले। इस समस्या से निपटने के लिए ये जो अब हम उपाय कुछ डिस्कस कर रहे हैं, ये उपाय किए जा सकते हैं। आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है, इसलिए इसका निदान भी वैश्विक ही होना चाहिए। इस संदर्भ में त्रिस्तरीय रणनीति बनाना समीचीन है। अब ये क्या है त्रिस्तरीय रणनीति, वो जान लेते हैं। सबसे पहली है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ एक सुरक्षा प्रहरी की भूमिका निभाए और आतंकवाद के विरुद्ध उसके निर्णय बाध्यकारी हों। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में आतंकवाद की रोकथाम के लिए सकारात्मक निर्णय किए जाएं और आतंकवाद को प्रश्रय देने वाले देशों का अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पूर्णतया बायकॉट कर दिया जाए। उनका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्तीय सहायता पूर्णतः बंद कर दी जाए। एक बार फिर से हम इस पॉइंट को देखते हैं जहां हमने बात की कि इसके संदर्भ में त्रिस्तरीय रणनीति बनानी चाहिए। तो इसमें सबसे पहला जो हमने पढ़ा, ये कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ एक सुरक्षा प्रहरी की भूमिका निभाए और आतंकवाद के विरुद्ध उसके जो निर्णय है वो बाध्यकारी हों। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में आतंकवाद की रोकथाम के लिए निर्णय किए जाएं, सकारात्मक निर्णय किए जाएं और ऐसे देश जो कि आतंकवाद को प्रश्रय दे रहे हैं, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पूरी तरह से बायकॉट कर देना चाहिए। उनका पूरा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्तीय सहायता बंद कर देनी चाहिए। दूसरा है, राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक राष्ट्र यह प्रतिज्ञा करे कि वह आतंकवाद से लड़ने के लिए कटिबद्ध है और अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए न तो वह आतंकवाद को बढ़ावा देगा, न ही अपने देश की ज़मीन को आतंकवाद का आश्रय स्थल बनने देगा। और अगर कोई देश जानबूझकर ऐसा करता है तो उसके विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय मोर्चाबंदी की जानी चाहिए। अब देखते हैं त्रिस्तरीय जो हमने रणनीति देखी उसका तीसरा स्तर क्या है।
पहले हमने बात की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, फिर हमने बात की राष्ट्रीय स्तर पर। अब हम बात कर रहे हैं व्यक्ति की भूमिका के बारे में। तीसरे स्तर पर व्यक्ति की भूमिका सबसे अहम है। आतंकवाद से लड़ने में जब तक व्यक्ति स्वयं शामिल नहीं होगा, इसका समाधान संभव नहीं है। इसलिए हर व्यक्ति का यह उत्तरदायित्व है कि वह अपने आसपास की संदिग्ध गतिविधियों पर नज़र रखे। यह प्रयास व्यक्तिगत और सामूहिक या सामाजिक स्तर पर प्रभावी रूप से किया जा सकता है। भारत के संदर्भ में आतंकवाद पर अमेरिका की कंट्री रिपोर्ट 2007 में भारत को सर्वाधिक आतंक प्रभावित देशों में शुमार किया गया है, लेकिन इसके आतंक विरोधी प्रयास पुराने, बोझिल, वैधानिक परिवर्तन और विधायी प्रणालियों के कारण अप्रभावी रहते हैं। इसलिए इस संदर्भ में हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि राष्ट्रीय स्तर पर न्यायिक प्रक्रिया सुदृढ़ और तीव्र हो, पुलिस प्रशासन के पास पर्याप्त संसाधन हों, राष्ट्रीय स्तर पर खुफिया तंत्र की सूचनाओं, आंकड़ों का विश्लेषण, जांच और आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन जैसी कार्यवाही की जाने की बहुत आवश्यकता है। हाईटेक सूचना प्रणाली हो, यानी हमारी जो सूचना प्रणाली है वो बहुत मजबूत होनी चाहिए, हाईटेक होनी चाहिए। मीडिया जांच एजेंसियों का सहयोग करे, देश हित में गुप्त सूचनाओं को सार्वजनिक न करे और आतंकवादियों का महिमा मंडन भी न करे। मीडिया का देखिए बहुत ज़्यादा सहयोग, बहुत ज़्यादा बड़ा रोल होता है। जिस भी चीज़ को चाहे जैसे प्रदर्शित करके देश को एक साथ भ्रमित कर देने की या फिर सही जानकारी देने की, दोनों में से कोई भी भूमिका वो निभा सकता है। या तो सत्य को पेश करके देश के साथ ईमानदारी बता सकता है अपनी, और या फिर झूठ को पेश करके मीडिया कहीं भी बैठ के पूरे देश का समूचा नाश एक साथ ही कर सकता है। तो मीडिया की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो गुप्त सूचनाएं जो देश की हैं उन्हें वो सार्वजनिक न करे और आतंकवादियों का महिमा मंडन भी ना करे। तटीय सुरक्षा को मजबूत किया जाए। बंदरगाहों और एयरपोर्ट पर जांच प्रणाली को बहुत सशक्त किया जाए, मजबूत किया जाए। देश में खाली पड़ी हुई जो हवाई पट्टियां हैं उनकी बहुत मजबूत निगरानी होनी चाहिए। देश की सीमा पर जो चौकसी है उसे आधुनिक सूचना तंत्र से जोड़ा जाना चाहिए। पुलिस, सेना, अर्धसैनिक बल, इन सब के पास अत्याधुनिक संसाधन होने चाहिए। ऐसा नहीं कि उनके पास किसी संसाधन की ही कमी है इसीलिए वो अपनी कर्तव्य पूर्ति ठीक से नहीं कर पा रहे। इसके अलावा जो अवैध प्रवासी हैं उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनज़र देश से बाहर निकाला जाना चाहिए। जनप्रतिनिधि वोट बैंक की बजाय राष्ट्रीय हित को अधिक महत्व दें। गृह मंत्रालय को अधिक जिम्मेदार बनाया जाए। आतंकवाद पर राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार किया जाए। 26 नवंबर सन 2008। हम शायद इस तारीख को भूले नहीं होंगे। ताज होटल, मुंबई में हमला। ये सब उदाहरण जिन्हें हमने अभी पढ़ा, ये इस बात को इंगित करते हैं कि आतंकवादियों की पहुंच कभी भी, कहीं भी, कैसे भी NIA की संपूर्ण सफलता तभी संभव है जबकि केंद्र और राज्यों के मध्य बेहतर समन्वय हो और प्रबल राजनीतिक इच्छा शक्ति हो।